नमस्कार साथियों मित्रों, हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम यूथ पब्लिकेशन का लेखपाल प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें टोटल 15 सेट दिए हुए हैं। इसमें से पहला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज दूसरा सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जिसमें चूँकि आप लोगों को पता है कि लेखपाल में जो सभी प्रश्न आएंगे वो हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम विकास से रिलेटेड हैं। तो इन 4 टॉपिकों से 25-25 करके पूरे सेक्शन बनाए गए हैं। तो पहला टेस्ट पेपर आप लोगों को कैसा लगा, उसका फीडबैक आप लोगों ने अच्छा ही दिया है। तो आइए अब दूसरा शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए। तो आज का पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो सबसे पहले इस शब्द को हम लोग देखते हैं, अष्टाध्याय। अष्टाध्याय इसका मतलब क्या हुआ? 8 अध्यायों का समाहार करके कोई पुस्तक बनाई गई है जिसे अष्टाध्याय बोलते हैं। तो जहाँ शब्द में किसी संख्या की बात की जाए तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। हम लोगों ने पहले ही देखा, जैसे चौपाई और पंचवटी, ये सब अनेक शब्द हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है वो हम लोगों को देखना है। भरपेट अव्ययी भाव, ये सही है। राष्ट्रभक्त तत्पुरुष, ये भी सही है। उसके बाद फिर आता है देश निकाला बहुब्रीहि, ये गलत है। देश निकाला बहुब्रीहि नहीं होगा। बहुब्रीहि का मीनिंग हमेशा वही होता है कि आप 2 शब्दों के मेल से किसी तीसरे अर्थ को निकालें। तो देश निकाला, तो ये देश से निकाला गया है, देश से निकाला। तो इसमें आप समझ सकते हैं कारक चिन्ह का जो है कि लोप हो रहा है, कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है बीच में, तो उसके वजह से ये बहुब्रीहि न होके तत्पुरुष समास होगा। और हुक्का पानी, हुक्का और पानी बीच में हलंत लगेगा, आप समझ सकते हैं। तो बीच में डैश अगर लगता है, आप देखेंगे बीच में हुक्का या पानी, तो ये द्वंद्व समास होता है। तो चौथा भी सही। तो हम लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, देश निकाला, ये तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा, आप लोग को तो पता ही होगा मदिरा क्या है। सुरा, मधु, अमी, मद। सुरा मीन्स भी होता है मदिरा, मधु ये भी मदिरा, और मद के लिए भी मदिरा होता है। जबकि अमी जो है, ये अमी का प्रयोग होता है। अमी का मीन्स होता है अमृत, तो जस्ट उल्टा है, अमृत के लिए अमी प्रयोग होता है। अमृत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब जो हैं वो कलिका के पर्यायवाची हैं। कस्तूरी आप लोगों को पता ही होगा, मृग को बोलते हैं कस्तूरी। और कान जो है, कान कर्ण बोलते हैं, इसका तो तत्सम शब्द है कर्ण। और कटी जो है कमर को लिए शब्द प्रयोग होता है कटी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द। तो सुलभ और इसका विपरीतार्थक होगा दुर्लभ। दुष्प्राप्य का सुप्राप्य होगा। और अलब्ध का लब्ध होता है, लब्ध का अलब्ध बोलते हैं जिसे। अप्राप्य प्राप्य के लिए विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द होता है। चिरंतन का विलोम क्या है? तो इसका विलोम नश्वर होता है। और शाश्वत का भी विलोम जो है नश्वर होता है, और चिरंतन का भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ध्यान में दीजिए। और निरंतर जो है, ये निरंतर का अर्थ होता है कभी कभी। और उसके बाद फिर नैसर्गिक का विलोम जो होता है वो कृत्रिम होता है। निरंतर का कभी कभी और नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? कटाह का जो तद्भव होता है वो कड़ा होता है, करहाट नहीं होता, तो पहला गलत है। और अष्ट 8, तो इसमें देखिए छोटा सा मिस्टेक किया गया है अशुद्धियों के रूप में। अष्ट नहीं होता, अष्ट होता है। अष्ट का 8 होता है, तो बी भी गलत हो गया। सी हम लोगों का कुच्छी कोख, ये सही है। कुच्छी जो तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है कोख।
और कैथ जो है, कैथ का तद्भव शब्द होता है कपित, तो ये भी हम लोगों का गलत है। तो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुच्छी कोख। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गति और कमल। इसमें सही जवाब होगा निडर। इसका जो तत्सम शब्द होता है, ये इसमें से बाकी सब जो है तीन जो है वो तत्सम है, तो निडर जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है निर्दर, जिसे इस प्रकार लिखते हैं निर्दर। नेक्स्ट आइए देखते हैं श्रद्धानंद का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद से प्रश्न है श्रद्धानंद, तो इसमें सही जवाब होगा श्रद्धा प्लस आनंद। ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसे श्रद्धानंद बोलते हैं। निराकार, निराकार में आप लोगों को पता है विसर्ग संधि होती है निह धन आकार, अर्थात निराकार। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं वाक्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले वाक्य। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जिसे बुलाया न गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, और अतिथि जिसके आने की कोई तिथि न कन्फर्म हो उसके लिए होता है अतिथि। रिश्तेदार और अभ्यागत ये इससे रिलेटेड नहीं है, वो अलग होते हैं। रिश्तेदार आप लोग समझ ही सकते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है, तो वो कृतार्थ। जिसका उद्देश्य पूर्ण होने पर वो संतुष्ट हो वो कृतार्थ होता है। जो किसी दूसरे का उपकार माने उसे कृतज्ञ बोलते हैं। और आभारी, आभार व्यक्त करने वाला। चिर प्रसन्न जो है जिसकी आत्मा प्रसन्न हो उसके लिए प्रयुक्त होता है चिर प्रसन्न। तो हम लोगों का 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अनुचित लोकोक्ति का पहचान कीजिए। अधजल गगरी पलटत जाए, आगे कुआं पीछे खाई, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसमें जो हम लोगों का अनुचित है अर्थात गलत है वो है अधजल गगरी पलटत जाए। पलटत जाए नहीं होगा, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका जो मीनिंग होता है अर्थात कि जैसे किसी को थोड़ा ज्ञान हो या थोड़े पैसों की प्राप्ति हो जाए तो वो उस पर इतराने लगता है, वो उसे संभाल नहीं पाता। तो इसी प्रकार अध जल गगरी छलकत जाए ये सही है। तो इसमें जो अशुद्धि थी वो ऑप्शन नंबर ए में थी। आगे पीछे, आगे कुआं पीछे खाई ये भी सही है। अपनी पगड़ी अपने हाथ ये भी सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान ये भी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सही अर्थ निर्देशित करें। तो इसका सही अर्थ होगा अवसरवादी होना। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, अवसरवादी। आइए नेक्स्ट देखते हैं दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। त्रुटिहीन जिसमें त्रुटि नहीं है। शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर से ताकत होनी चाहिए ये गलत है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, अभी इसे छोड़ते हैं आगे देखते हैं। शरीर में ताकत होनी चाहिए ये एकदम सही है। शरीर पर ताकत होनी चाहिए ये भी गलत है। तो सबसे ज़्यादा सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी है, शरीर में ताकत होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य, ये सही है। माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो इसमें जो हम लोगों को अशुद्धि थी वो अशुद्धि पूजनीय में है, पूजनीय। इसको इसमें हम लोगों का जो मात्राएं हैं, मात्राओं की त्रुटियां हैं, पूजनीय न होके पूजनीय होगा, पूजनीय इस प्रकार प्रयोग होगा। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता। देश जो है यह स्त्रीलिंग चूंकि शब्द ही है तो ये स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कराएगा। बाकी भाषाएं, बोलियां, नदियां ये सब स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। डिब्बा
किस शब्द का एक वचन है? अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो डिब्बा का बहुवचन क्या है? तो डिब्बे होते हैं। डिब्बे से बना डिब्बा या डिब्बा से बना डिब्बे। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो टोटल इनके हिसाब से 6 कारक हिंदी में थे। नेक्स्ट देखते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है। राजमहल ये अशुद्ध है, राजमहल न होके राजमहल होगा। राजमहल एक ही शब्द है। और उसके बाद कुमलांगिनी, कुमलांगिनी जो है वो कुमलांगी होता है, न कि कुमलांगिनी। कुमलांगी जिसे इस प्रकार लिखेंगे आप लोग देख लीजिए, कुमलांगी। और उसके बाद फिर निरोग होता है, नीरोग, बड़ी नी की मात्रा होती, बड़ी ई की मात्रा होती है न पे, तो ये निरोग होगा। और इसमें जो सही है वो है अछौहड़ी, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पृष्ठ, प्रदर्शिनी, पर्याप्त, ब्रजभाषा। पृष्ठ जो है वो पृष्ठ नहीं होता, पृष्ठ होता है। और पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त होता है, पर्याप्त। और इसी प्रकार नीचे अगर हम लोग देखें तो प्रदर्शिनी न होके प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी, ई की मात्रा स पे नहीं रहेगी। और ब्रज भाषा जो है ये सही है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो इसमें अनेकार्थक शब्द जो है वो अंबर है। अंबर का अर्थ आकाश भी होता है और बादल, वस्त्र, तो इस प्रकार इसके कई अर्थ होते हैं अंबर का। तो अनेकार्थक शब्द अंबर है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आगे एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के ऊपर प्रश्न आधारित हैं। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए क्योंकि गद्यांश हम बताएंगे नहीं, ये बहुत सरल होते हैं। आप लोग इसका प्रयास खुद से कर लीजिए। 2 से 3 प्रश्न हैं गद्यांश पे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है मैथ। मैथ में हम लोग आपको सीधा उत्तर बताते हैं। आप लोग मैथ के सभी प्रश्नों को देखते चलिए और रोक रोक के खुद से प्रयास करिएगा। आइए अब शुरू करते हैं जीएस के प्रश्न। प्रश्न 51 से लेके 75 तक। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब से ही उन्हें बुद्ध का रूप दिया गया, तो बुद्ध नाम से जाने जाने लगे। इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आप लोग ये डेट भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? मोर सिंहासन जिसके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये इसकी स्थापना कौन किए थे? तो शाहजहाँ के द्वारा ये किया गया था। पहले यह आगरा के किले में था, तो उसे आगरा के किले से दिल्ली के लाल किले में लाने का कार्य शाहजहाँ द्वारा किया गया। फिर बाद में जब लड़ाइयाँ हुई, लूटपाट के, नादिर शाह द्वारा इसे ईरान लेके जाया गया काफ़ी बाद में। तो इस प्रकार काफ़ी चर्चाएं रही हैं जो सिंहासन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था?
तो बाबा रामचंद्र जी जो थे, तो इन्होंने ही अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और ये रामचरितमानस के पाठ के द्वारा जो सभाएं आयोजित करते थे और जिसके द्वारा सभी किसानों को जागृत करने का कार्य करते थे। 1920 में ये प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन भी किए थे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाबा रामचंद्र जी कृषक आंदोलन से संबंधित थे, उसके नेता थे। किसने बंगाल में अस्थाई उपनिवेश की शुरुआत की? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में किया गया था, जो 1786 से लेके 1793 तक 1786 से लेके 1793 तक चला था। और इसमें जो प्रमुख कार्य था वो भू राजस्व का इकट्ठा करना, अंग्रेज़ों का जो कार्य था उसी में के लिए ये सहायक था, जिसमें जमींदारों को दे दी जाती थी लैंड और उनको 8/9 भाग कंपनी को देना होता था और 1/9 भाग, मतलब 9 में से 1 भाग उनको जमींदार खुद अपने पास रखते थे, बाकी 8/9 ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाते थे। तो अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। घटनाओं का कालक्रम लगाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट, गांधी इरविन समझौता, मार्ले मिंटो सुधार और इल्बर्ट बिल। तो इसमें अगर सबसे पहले हम लोग देखें तो इल्बर्ट बिल जो है ये 1883 के आसपास आया था, तो काफ़ी पहले आया था। इसका डेट 1883। और उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट के बारे में देखें तो रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार उससे पहले आया था 1909 में। और गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था ये तो 1931 में हुआ था, 1931। तो आइए कूट के द्वारा इसे मैच कराते हैं। तो 4 नंबर पहले पे होगा और उसके बाद फिर 3, 4, 3, 1, 2, ये है कूट इसका। 4, 3, 1, 2। इसमें प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी में हम लोग सुधार कर लेते हैं। 4, 3, 1 और उसके बाद 2 बना लेते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह शिमला में अवस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते भी होंगे बहुत से लोग। काफ़ी सरल प्रश्न था। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो यह यूपी और बिहार का संयुक्त प्रयास है जो 1959 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो जमशेदपुर, बर्नपुर, झरिया और दुर्गापुर। तो इसका सही जवाब होगा झरिया। झरिया जो झारखंड में अवस्थित है, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, न कि स्टील के लिए। बाकी सभी क्षेत्र जो हैं वो स्टील के लिए अर्थात लोहा के निर्माण के लिए प्रयोग होते हैं। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो होन्शु द्वीप जो है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे तेल, जस्ता, तांबा ये सब चीज़ें पाई जाती हैं और यहाँ पे बहुत से ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र बहुत बड़ा है, 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके सभी, अगर उत्तर से दक्षिण जापान के सभी द्वीपों का क्रम बोले तो होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु 4 नाम से जाना जाता है, चारों द्वीप। तो ये रहा जापान के बारे में प्रश्न। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तेल के लिए काफ़ी प्रख्यात है। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? तो ये पूछा गया है जावा ट्रेंच कहाँ पे स्थित है, कौन से महासागर में? तो ये जावा ट्रेंच जो है ये हिंद महासागर के में अवस्थित सबसे इम्पॉर्टेंट स्थल है। इम्पॉर्टेंट स्थल क्या है? सबसे गहरा स्थल है हिंद महासागर का। और अगर पूरी दुनिया का सबसे गहरा देखें तो ये मैरियाना गर्त जो 11 किलोमीटर के आसपास है, ये अवस्थित है प्रशांत महासागर में। तो सबसे गहरा वो है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में डैश शीर्षक से एक परिच्छेद
9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो इसमें क्या क्या था, तो ये हम लोगों को पंचायती राज से प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा पंचायती राज के बारे में ही ये प्रावधान किया गया था। इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आप सबसे पहले प्रश्न से ही तैयार कर लें। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और जो भाग है तो ये भाग 9 में है, और अनुच्छेद जो है वो 243 से लेकर 243 ओ तक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें कम से कम 4-5 फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो सीधे प्रश्न से आप पढ़ सकते हैं, पंचायती राज से संबंधित है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, जिन्हें अगर हिंदी में हम लोग बोले तो महान्यायवादी बोलते हैं, महान्यायवादी इन्हें ही बोला जाता है। और उसके बाद इनका अगर संविधान में जिक्र देखें तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इनका जिक्र किया जाता है। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, योजनाओं से भी प्रश्न इस समय बराबर बन रहे हैं। तो जो समयावधि है वो 2015 से लेके 2022 है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट आइए देखते हैं नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है और कई परीक्षाओं में अब तक पूछे भी जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जिस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ये फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग देख लीजिए, साइंस का भी प्रश्न बराबर आ रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण जो है वो गति का विरोध करता है। जैसे आप किसी वस्तु को ले लीजिए, उस पर आप जब प्रेशर लगाएंगे, उस पर आप धक्का देंगे, तो आप उसे सोचिए कि वो खिसकना नहीं चाहेगा, वो घर्षण करेगा। तो ये बल का गति का विरोध करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि आप लोग पढ़ लीजिएगा। चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट बना के डाल दिया गया है। पूरे घटना चक्र से लेके विभिन्न पुस्तकों का जो साइंस पार्ट है वो भी अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसमें से प्रश्न सीधे बनेंगे। तो कार्य जो है यह अदिश राशि है, बाकी जो वेग, बल और त्वरण जो हैं ये सब सदिश राशि हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। तो अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम और यूरिया। तो इसमें जो है सही जवाब होगा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। ये जो है फास्फेट का मुख्य अवयव है। इसमें जो फास्फेट, लाइम फास्फेट जो है ये मुख्य रूप में उपस्थित होता है, न कि नाइट्रोजन। बाकी सब में नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्षय रोग से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, अर्थात क्षय रोग के लिए कौन सा टीका है। तो इसमें बीसीजी का जो टीका है, बीसीजी का टीका ही प्रयोग किया जाता है क्षय रोग में, अर्थात जो टीबी का रोग होता है बच्चों में न प्रसार हो, उसको उसकी रोकथाम के लिए ये प्रयोग होता है। बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है तो वो बेसिलस कालमेट और ग्यूरिन के नाम से जाना जाता है, जिसका टीका प्रयोग किया जाता है। और डीपीटी का टीका जो है वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के रोकथाम के लिए प्रयोग होता है, डीपीटी का टीका। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। अर्थात जो हुआ कि ये कीट भक्षी पौधा कौन सा है, तो ये यूट्रिकुलेरिया जो पौधा है यह कीट भक्षी पौधा है। इससे मिलते जुलते और भी कई पौधे होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, जिसमें ड्रोसेरा होता है, डायोनिया होता है और नेपेंथीज आदि इस प्रकार के कई पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है। आप प्रश्न की भाषा देखिए, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग बराबर हो रहे हैं सभी परीक्षाओं में। परिधीय उपकरण आप देखिए कितनी कम, मतलब आप समझ सकते हैं उच्च लेवल की हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न, आप ये मत सोचिए कि टेस्ट पेपर में हार्ड दिए गए हैं, ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में भी बनते हैं।
परिधीय उपकरण का मतलब ये हुआ कि ऐसे उपकरण जो अलग से जोड़े जा रहे हों, वो उसमें फिट नहीं होते। माउस, जैसे माउस का केबल आप लोग देखते ही होंगे, इसे अलग से कनेक्ट किया जाता है। स्कैनर होता है, इसको भी यूएसबी केबल से कनेक्ट किया जाता है। मुद्रक जो होता है, इसको भी अलग से कनेक्ट किया जाता है। जबकि मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड है, ये परिधीय उपकरण नहीं होता, ये अंदर लगा होता है, इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इनको मिलाना है। यूपी के मेले दिए गए हैं और जिला दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से प्रश्न बराबर बनते हैं सभी परीक्षाओं में। तो आइए मैच कराते हैं। गोविंद साहब मेला जो है ये आजमगढ़ में लगता है। गोविंद साहब ये आजमगढ़ में, ए का 3 हो गया। और जो हम लोगों का कैलाश मेला होता है ये आगरा में होता है, तो बी का 4 हो गया। और सैयद सालार मेला, जो सैयद सालार मेला होता है ये बहराइच ज़िले में लगता है, तो बहराइच हम लोगों का ये 1 हो गया। और शाकंभरी देवी मेला ये सहारनपुर में लगता है, तो 2 हो गया। तो जो कूट बना 3, 4, 1, 2। आइए देखते हैं, 3, 4, 1, 2 सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, फसल वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना रखा गया? तो ये जो निर्धारित लक्ष्य था 301 मिलियन टन था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 के अनुसार कौन सी कंपनियां कौन से क्रम पे रही हैं? कौन सी कंपनियां कौन से देश की हैं? तो ये बहुत उतना हार्ड प्रश्न नहीं है, आप लोग फिर भी ध्यान दीजिए जिनको नहीं पता है। वॉलमार्ट जो है ये अमेरिका की कंपनी है। स्टेट ग्रिड जो है ये चीन की कंपनी है। और राजेश एक्सपोर्ट्स जो है ये भारत की है। राजेश तो हमारे भारत में ही पाए जाते हैं। और वॉक्सवैगन जो है ये जर्मनी की कंपनी है, कार बनाती है, आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों का जो कूट हुआ वो हुआ 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की थीम क्या है? मेड इन ऊडी सीड द फ्यूचर इंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम, ये सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। यह कार्यक्रम जो है ये चालू कब किया गया था? तो ये 17 अगस्त को 2021 को स्टार्ट किया गया कार्यक्रम है, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित दिए गए कथनों का मिलान करें। एशिया विकास आउटलुक अनुपूरक जुलाई 2021 संबंधित है। तो देश दिए गए हैं और जीडीपी दिया गया है। तो भारत की जो जीडीपी है वो अनुमानित कितनी है? तो वो 7.5% है। 5.5 नहीं है, ये गलत है। दक्षिण एशिया की 7% के आसपास अनुमान किया गया है। और चीन का जो है वो 5.5%। और पूर्वी एशिया जो है उसका 5.1%। ये पूर्वी एशिया का। तो इसमें कूट मिलाने का कोई प्रावधान नहीं है, आप लोग देख लीजिए, ये पूरा मैच ही नहीं कर रहा है, कुछ आगे पीछे नंबर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है भारत में वो अंडा और चिकन के उत्पादन के लिए काफ़ी मशहूर है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, एनएसएसओ रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो ये 1% परिवार हैं। तो इस समय आप लोगों को पता ही होगा कि मिट्टी का तेल कितना रेयर केस हो चुका है मिलना, उपलब्ध होना। तो ये 1% ही बचे हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड मृदा, ट्रिप्ट मृदा, और एलुवियल मृदा, या उर्वरक, या उपयुक्त सभी। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इन्हें तीनों प्रकार की मृदा बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली सुलभ है? तो ये 90% है। ये एनएसएसओ का डाटा है जिसकी वजह से ये दिया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पकते ही हरा टमाटर, टमाटर जो है हरा वो लाल क्यों हो जाता है पकते ही? तो इसमें क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। तो ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का जो निर्धारण है वो तेंदुलकर समिति के द्वारा 32 रुपये प्रतिदिन की आय के हिसाब से किया गया था। और इसका जो वर्ष लिया गया है वो 2011-12 लिया गया है, उसी के हिसाब से ये देखा जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जिसे मिड डे मील प्रोग्राम बोलते हैं के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो दैनिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक या पाक्षिक? तो इसका सही जवाब होगा दैनिक ही करनी चाहिए, क्योंकि आप साफ़ सफाई में ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो साप्ताहिक हो या महीने भर में एक बार आप क्यों साफ़ सफाई कर रहे हैं। आप डेली साफ सफाई रखिए, भोजन करने की चीज़ें हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो इसे पंचायत समिति बोलते हैं। तहसील को, तहसील स्तर पर सरकारी निकाय जो होते हैं उन्हें पंचायत समिति बोलते हैं। ग्राम सभा आप लोगों को पता होगा, ग्राम पंचायत भी गांव में ही निवास करते हैं। नगर पालिका शहर की एक छोटी इकाई है। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा वो 300 बिस्तर कम से कम होने चाहिए। 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिलों के पास 300 बिस्तर अवश्य होना चाहिए अस्पतालों में, नहीं तो कोई इमरजेंसी पड़ गई तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? किसे? कुटीर ज्योति योजना। कुटीर ज्योति योजना का अभिप्राय ही होता है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ये विद्युत से रिलेटेड योजना है। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, तो उनकी सिफारिश में क्या क्या चीज़ें समाहित की गई थी? तो जिला, ब्लॉक और ग्राम, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिपादन इन्होंने किया था। तो जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संगठन करने का इन्होंने सुझाव दिया था, जिसको अपनाया भी गया है, उन्हीं के कार्यक्रम से चल भी रहा है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जिस अनुच्छेद के तहत दी गई है वो अनुच्छेद कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये 243 जी में दिया गया है, तो जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की 72वें संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पद सोपानिक संरचना की। तो स्थानीय स्तर पर स्वशासन की ये एक व्यवस्था है ये, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात लोकतंत्र में ऊपर से नीचे सभी प्रकार के सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी देके एक चुनाव के माध्यम से सबको बैठाना उस सीट पे, इसी का कार्य किया गया है। तो अर्थात 1 और 3 सही है, जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। पंचायती राज जो है वो किसी को बंदी बनाए, उन्हें सजा भी दे सकती है। तो कितना बड़ा अधिकार है, आप लोग ध्यान में रखिए। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो वरीयता अनुक्रम से लिया गया प्रश्न है। आप लोग मित्रों देख लीजिएगा, घटना चक्र की जीएस दृष्टि अपलोड की गई है पूरी पुस्तक, जो पॉलिटी की है, राज्य व्यवस्था की। उसमें कम शब्दों में बहुत जल्दी उसको समेट के कंप्लीट किया गया है। उसमें बताया गया है सारी चीज़ें कि वरीयता में कौन ऊपर होते हैं, कौन नीचे होते हैं, कौन किसके बराबर होते हैं। तो इसमें जो होंगे उपाध्यक्ष जी, ये कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1966 से लेके
69 तक जो है ये योजना अवकाश था। योजना अवकाश का मतलब क्या हुआ कि कोई प्लानिंग नहीं है देश की, बस वर्षीय प्लानिंग होती है 1 वर्ष की, कि इस वर्ष में ऐसे ऐसे कार्य होंगे। 5 वर्ष की कोई योजनाएं नहीं होती है। तो ये अवकाश 1966 से लेके 1969 तक किया गया था। ये खास करके उस समय देश जो है विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों से जूझ के निकला हुआ था, तो आर्थिक स्थिति बहुत उतनी ठीक थी नहीं, तो इसी वजह से ऐसा हुआ था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है? बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है? तो ये घट रहा है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत भी होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर कृषि का योगदान जो है वो घटता है तो देश काफ़ी उन्नतिशील होता है, काफ़ी विकास पथ पर होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 1951 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय लगभग 56 या 55% के आसपास, 50 से 60% आप समझ लीजिए कि उसके ऊपर ही था योगदान। और फिर सन 2000 आते आते फिर ये लगभग तकरीबन आप समझ सकते हैं कि ये 25% के आसपास पहुंच गया था इसका योगदान। और इस समय अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये 20% के पास है। तो लगभग 20%, 19.9 जो है वो करेक्ट एकदम डाटा है। तो ये घट रहा है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, NAFED किससे संबंधित है? तो ये जो है कृषि विपणन से संबंधित है। इसको अगर पूरा हिंदी में अगर इसको पूरी बॉडी को बोले तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड बोलते हैं इसे। तो ये कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है, उनके मोल भाव या बिक्री के लिए जिम्मेदार होती है। तो भारत में श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि श्वेत क्रांति है किससे संबंधित? तो श्वेत क्रांति आप दूध के उत्पादन के लिए बोलते हैं, दूध के उत्पादन को श्वेत क्रांति बोलते हैं। इसमें देखिए फंसाने के लिए कितना अच्छा अच्छा ऑप्शन दिया गया है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक हैं, ये पूरी दुनिया के विश्व के, तो पहला नाम इनका दिया गया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन दूसरा नाम इनका दिया गया है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया भारत के उसके जनक हैं। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है ये दुग्ध उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं और यही जनक माने जाते हैं श्वेत क्रांति के। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है जो उत्पादन करता है तंबाकू का? तो 2020-21 का अगर डाटा देखें तो सबसे ज़्यादा गुजरात करता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये 6 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A में दिया गया है, उसी को फुलफिल करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, सर्व शिक्षा अभियान, जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। और इसका अगर कार्यकाल देखें तो ये सन 2000 में लागू हुआ था और तब से ये निरंतर चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य हैं। तो ग्राम सड़क योजना का क्या उद्देश्य है? गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ना, तो हाँ ये सही है, मुख्य सड़क से जोड़ने का उद्देश्य होता है। पक्की सड़क बनाना, ये भी सही है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। नेक्स्ट देखते हैं, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, तो कौन किए थे ये? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया गया था 1944 में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? तो ये समाजवादी पेंशन योजना आप लोगों को पता है, पिछले भी प्रश्न में दिया गया था। तो समाजवादी पेंशन योजना के बारे में, तो ये योजना चूँकि जब सपा सरकार थी, अर्थात उसे समाजवादी सरकार बोलें आप, उस समय की योजना है। तो इसमें जो है सामान्य वर्ग के गरीब परिवार जो होते हैं उनके लिए भी था, अनुसूचित जात जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों के लिए भी था, अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवारों के लिए था। तो उपयुक्त सभी प्रकार के लोगों के लिए इसमें योजना जो है समाहित की गई थी। तो इसका जवाब होगा, सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो इसमें गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये केंद्र की योजना ना होकर राज्य सरकार की है, यूपी गवर्नमेंट की है। ये 2008 में 15 जनवरी 2008 को ये लागू की गई थी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये शुरू की गई थी, जो नोएडा से लेके बलिया तक एक हाईवे बनाने के लिए कार्य इसमें किया जा रहा है। बाकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये भी केंद्र की है, और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण नवीकरण मिशन जो है ये भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। तो मित्रों, ये रहा दूसरा टेस्ट पेपर। आप लोगों को कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।